हेलो दोस्तों। तो आज से मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा और हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी पार्ट हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मैं पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे सभी में कवर करूँगा आपके। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे कैसे क्रमबद्ध तरीके से हिस्ट्री चलती गई। तो मैं एकदम आपको बेसिक लेवल से हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और हिस्ट्री एकदम नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छा कि सभी ज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे MPPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे UPPSS हो। और ये मैं नोट्स को मैं समराइज़ करके आपको PDF के थ्रू मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास को पहले जानने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो या तो पुरातात्विक स्रोत हैं या साहित्यिक स्रोत हैं। दो ही चीज़ों से हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, क्योंकि उस ज़माने के लोग अब जीवित तो है नहीं, तो मौखिक बता दें आपको। तो इतिहास जानने में पहला हम देखेंगे शिलालेख। तो शिलालेख क्या है कि जब पत्थरों को खोद कर लिख दिया जाता है, उसे शिलालेख कहते हैं। और भोजपत्र एक विशेष प्रकार की वृक्ष की छाल है। उस समय कागज़ हुआ नहीं करता था, तो लोग इसी से पढ़ते थे, लिखते थे। और ताल वृक्ष के पत्तों पर रंग और स्याही। ताम्रपत्र तांबे के पत्थरों पर खोद कर लिखी गई। जीवाश्म क्या है कि प्राचीन मनुष्य और जानवरों के जीवाश्म पाए गए, तो उससे अनुमान लगाया गया कि कितने साल, कितने ईयर पुराने क्या हैं, ये जीवाश्म हैं। और पुरातत्वविद जो हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, खोद के निकाला, जैसे हड्डी निकाली और कुछ मोहर निकाली, मूर्तियाँ निकाली, तो उससे अनुमान लगाया कि ये हमारे इतिहास का जानने का एक स्रोत है। और तो इसी से हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इतिहास के बारे में। तो इतिहास क्या है? इतिहास, और किसी ने पूछा इतिहास क्या है, तो एक लाइन में कहेंगे आप कि इतिहास भूतकाल में घटित घटनाएं, जो भूतकाल में घटित घटनाएं हैं उन्हें जानने के लिए, व्यक्तिगत विवरण ये जानने के लिए हम इतिहास की मदद लेते हैं। मानव अपने अतीत के संबंध में ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मानव अपने अतीत के संबंध में जिज्ञासु रहा है। मनुष्य क्या करता है, अपने निवास स्थल में रहने के लिए भवन का उपयोग करता है, दुर्गों का, मंदिरों का, तालाबों का, बावड़ियों का आदि पुरातात्विक सामग्री क्या है, अवशेष के रूप में हमें मिली है। और कुछ औजार से, जैसे कि औजार, उस समय के औजार क्या थे, तो औजार जीवाश्म, पत्र, भोजपत्र, आभूषण से, इमारतें, सिक्के और यात्री, जैसे कि फाहियान और मेगस्थनीज और हैंसोंग, ये सब विदेशी आए थे हमारे इंडिया में, और वहाँ की अपनी अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हमारा जो इंडिया का कल्चर था कैसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे थी, जात कैसे बटी थी, ये सब उन्होंने बताया था। तो इससे भी क्या जानकारी मिल जाती है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री को क्या किया गया पढ़ने के और जानने के हिसाब से, ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। तो अधिकांश शिलालेख जो है, शिलालेख मतलब पत्थर के लेख हैं, तो उसमें हिंदी तो थी नहीं, तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पाली और तमिल भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। भाषाएं ये थी और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं, जिन्हें कुछ शास्त्रीय पुरातत्व क्या है भी पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं। मानव को जब विज्ञान की लिपि नहीं थी, उनके पास क्या थी, लिपि नहीं थी। जो हड़प्पाई लोग थे उनके पास लिखने की लिपि नहीं थी, तो वो क्या चित्र द्वारा लिखते थे। तो उनको जब मानव की लिखने की लिपि नहीं थी, तो वो चित्रों के माध्यम से शिलाओं पर, गुफाओं पर लिखते थे, जिन्हें शैल चित्र कहा गया है। क्या कहा गया है? जिन्हें शैल चित्र कहा गया है। तो ऐसे ही शिला चित्र जो है भीम बैठिका में मिली है, और सबसे पुरानी भीम बैठिका में है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीम बैठिका शैल चित्र जो है, ये जीवाश्म प्रमाण है, इसमें मिले हैं जीवन के प्रमाण। और इसकी खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में MPPSC में कि भीम बैठिका की खोज किसने की थी, तो इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। वांकड़कर ने, डॉक्टर श्री वांकड़कर द्वारा खोज की गई थी। और यूनेस्को में इसको भीम बैठिका को 1989 में क्या किया गया है,
1989 में यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया है और विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। तो भारत के लगभग 3/4 शैलचित्र मध्य प्रदेश में, तो जितने मतलब भारत में जो शैलचित्र मिले हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिले हैं और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों में मिले हैं। ठीक है। और नेक्स्ट तो साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो साहित्यिक में वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य और त्रिपिटका, इन सब में भी क्या हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि उसमें क्या था, विवाह कैसे थी, सती प्रथा का क्या था, नियोग प्रथा क्या थी और सती तथा नियोग प्रथा आदि का वर्णन भी मिलता है। और सबसे क्या था, मत्स्य पुराण और वायु पुराणों में क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सातवाहन एवं मौर्य वंश की वंशावलियों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो उसमें क्या, मत्स्य पुराण में सातवाहन का, वायु पुराण में मौर्य वंश का। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन का और वायु पुराण में क्या है, ये मौर्य वंश की प्रश्नावलियों का उल्लेख मिला है। संगम साहित्य क्या है, ये दक्षिण भारत के जानकारी के लिए संगम साहित्य, वहाँ संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे, तो उसी संगम के आधार पर हम दक्षिण प्रचलित का क्या था, सामाजिक और संस्कृति व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल के भवन, महल, मंदिर, चर्च, किले, बावड़ी आदि और समय की कला, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक की जानकारी मिलती है, हमें इन्हीं चीज़ों से मिल जाती है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में कुछ चीज़ मिली हैं, जैसे कि सिक्के, तो सिक्कों के माध्यम से वहाँ की जानकारी मिल गई, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक विस्तार कैसे था, संबंधित विदेशियों से उनके क्या थे, लेन देन हुए हैं कि नहीं, सिक्के मिलते थे। जैसे हड़प्पा से मेसोपोटामिया में क्या सिक्के मिले हुए हैं, तो इनसे पता चलता है कि हमारे क्या विदेशियों से भी क्या थे, उस समय आयात निर्यात चलते थे। तो सिक्कों से व्यवस्था जानकारी मिलती है, आर्थिक व्यवस्था की। और इसमें मंदिर क्या थे, इस समय कला और तकनीकी और धार्मिक का बोध कराते थे। मंदिर में क्या कला होती थी, दास प्रथा, ये सब डांस वगैरह, नृत्य वगैरह होती थी। भवन और महलों में भी इतिहास की जानकारी मिल जाती है कि वास्तुकला और आर्थिक स्थिति को इंगित करता है भवन। शिलालेख क्या है, ये शासक द्वारा लिखा जाता था और इससे अपने साम्राज्य का विस्तार के बारे में किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो शिलालेख के माध्यम से देते थे। जैसे अशोक ने क्या किया था कि अपने शिलालेखों को उन्होंने पश्चिम अफगानिस्तान में तो उस समय क्या था, अशोक के साम्राज्य का ज्ञान और विस्तार की जानकारी हमें शिलालेख से मिलती है, क्योंकि इन्होंने स्तंभ लेख, लघु शिलालेख और गुफाओं में लेख सबसे ज़्यादा अशोक के द्वारा ही सबसे पहले ही शुरू किया गया था। तो पश्चिम में क्या किया था, पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु तक इनके राज्यों की जानकारी हमें मिलती है इसी शिलालेख से, क्योंकि इनके यहाँ शिलालेख पाए गए हैं। तो इनके शिलालेख पाए गए हैं मतलब इनका राज्य का जो विस्तार था तो इतना लंबा चौड़ा था, इसलिए पाए गए हैं। तो शिलालेख में उत्कीर्ण लेखों से राज्य के क्या मिलता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी हमें शिलालेख से प्राप्त हो जाती है। यहाँ की राजनीति कैसी थी, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ कैसी थी। तो ऐसे ही क्या था, एक स्कंदगुप्त का एक भीतरी शिलालेख है। तो सबसे क्वेश्चन बनता है, हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो हूणों की आक्रमण की जानकारी हमें सबसे पहले स्कंदगुप्त के भीतरी शिलालेख से मिलती है। और लोक कल्याण के लिए कार्य का वर्णन किया गया है, तो किस अभिलेख में, तो अशोक के अभिलेख में और रुद्रादामन के जूनागढ़ के अभिलेख में क्या किया गया है, लोक कल्याण के लिए कार्य किया जाता था, इनमें वर्णन मिला गया है। और फिर इसी समय हमारे भारत में क्या हुआ, कुछ विदेशी आए थे, जैसे मेगास्थनीज आया था, बताया था मैंने आपको, चीनी यात्री हेन सोंगफायान और इत्सिंग सहित अन्य देशों के यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की तथा उनके द्वारा क्या लिखा गया, यात्रा विवरण लिखा गया। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। तो यह क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तिका किसने, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किस समय आया था, तो मौर्य काल के समय आया था। मेगास्थनीज के द्वारा मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र को क्या, पोलीपोथरा लिखा गया था उसके पुस्तक में। और उन्होंने क्या, नगर के प्रशासन के बारे में बताया था। महिला अंगरक्षिकाओं का भी उल्लेख किया कि महिला उसमें अंगरक्षक होती थी। समिति और अधिकारियों का भी वर्णन किया है। और पूरे भारत को क्या किया, उन्होंने 7 जाति में बांट दिया था उन्होंने, कि भारत में सिर्फ 7 जाति हैं।
और अकाल के बारे में बताया कि भारत में अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इतिहास, लेखन एवं कर व्यवस्था के में भी जानकारी दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि अकाल के बारे में, कर व्यवस्था के बारे में, भारत को सात जाति में महिला अंगरक्षक की किसके पुस्तक में विवरण मिलता है, तो इंडिका। और इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की। बस नेक्स्ट तो फायान बस ये क्वेश्चन इससे बनेगा कि फायान क्या था, गुप्त काल में आया था, और हेनसोंग हर्ष काल में आया था। तो कैसे रटेंगे, हे से हेन, हा से हर्ष काल के सांस्कृतिक और राजनीति के बारे में हमको क्या बताता है, हेनसोंग बताता है। तो समय के प्रवाह के साथ ही क्या हुआ, वाणिज्य ने अपनी जगह बनाई। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान गए और आपस में मेल मिलाप हुआ, लेन देन बढ़ा, संस्कृति का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और ऐसे ही क्या हुआ, जीवन में क्षेत्रों में परिवर्तन शुरू होकर जीवन मूल्य में परिवर्तन के दौरान शुरू हुआ। हमारी हिस्ट्री का विवरण ऐसे ही हमको जानकारी मिलती है कि हमारी हिस्ट्री ऐसे शुरू हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। ये क्या हमने कवर किया, इसमें इतिहास जानने के स्रोत, तो इतिहास को कैसे जाना गया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में आपको शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र और क्या था, एक सेकंड पीछे कर लेते हैं। और जीवाश्म पुरातत्ववेद द्वारा। और साहित्यिक में क्या था कि ये रामायण, महाभारत, वेद पुराण, ऋग्वेद, संगम साहित्य, इनसे जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में वायु पुराण से, सातवाहन के लोगों के मत्स्य पुराण जानकारी मिलती है। इन्हीं के सिक्के, मंदिर, भवन और शिलालेख से अनुमान लगाया गया कि वहाँ की राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, पर्यावरणीय व्यवस्था में लोग ध्यान देते थे कि नहीं। फिर कुछ समय बाद कौन, यूनानी यात्री आए, मेगास्थनीज, चीनी यात्री हेनसोंग, फाह्यान त्सिंग, इन्होंने बताया भारत के बारे में कि भारत की सांस्कृतिक सामाजिक कैसी थी। तो हेनसोंग हर्षकाल में आया था, फाह्यान गुप्त काल में, और मेगास्थनीज ने कब इंडिका पुस्तक लिखी थी और मौर्य काल में आया था। तो ये हमारा हो गया इतिहास जानने के स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पाक ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री को अध्ययन के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे हम। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, वीडियो में कुछ कमी हो तो भी बताइए।